हूँ आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला फरवरी का महीना बजट का होने वाला है, बजट आने वाला है। तो आज उसी विषय पे चर्चा करते हुए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य अनुज जैन जी। तो अनुज जैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जी। आज हम शुरुआत करेंगे बजट को लेकर के कि आने वाला महीना जो बजट का है, तो उसको लेकर के कि आने वाले उसमें बजट में क्या अर्थव्यवस्था होने वाली है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार कैसा जाने वाला है। ओके, सो बजट की डेट है 1 फरवरी 2023 और ये 11 बजे के आसपास लगभग प्रेजेंट होगा। ये 5th बजट होगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, और शायद ये आखिरी बजट हो जो फुल फ्लैज बजट हो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर कहीं पर इलेक्शंस भी हैं। सो ये अपने आप में वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है। एस्ट्रोलॉजिकली जिस समय के ऊपर हम इस बजट को सीतारमन जी प्रेजेंट करेंगी, उस समय के ऊपर मेष लग्न यहाँ पर उदय हो रहा होगा, और यहाँ पर मेष लग्न के अंदर राहु होगा। तो राहु के कुछ मीनिंग्स हैं जो कि इस बजट के लिए खास तौर पे काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक टोटल अनएक्सपेक्टेड बजट रह सकता है, फुल ऑफ सरप्राइजेस रह सकता है, फुल ऑफ बिग अनाउंसमेंट्स रह सकता है, और इसका फोकस कहीं ना कहीं बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़ सकता है, क्योंकि राहु इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये मल्टी डायमेंशनल एक बजट रहेगा, नॉट ऑन ए सिंगल लाइन, इट विल बी ए मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्शंस, जिसका की मेन फोकस बिजनेस के ऊपर होगा। यहां पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि राहु की ट्राइन मरकरी के साथ में होने के कारण ना केवल ये बिजनेस या उद्योग जगत के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट ऐसा भी हो सकता है शायद कुछ स्ट्रिक्ट मैयर्स आए या बाद में एड ऑन्स आए, बिकॉज मरकरी एंड राहु बेसिकली इज अ रिपीटेटिव एलिमेंट। सो हो सकता है कि शायद इस बजट के अंदर हम बाद में आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे कि कुछ एडिशंस या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी हमारे सामने आई हैं। डिजिटलाइजेशन मुझे लगता है कि इस बजट का एक मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरियल एलिमेंट्स जो है वो इसको बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। सो मे बी डिजिटलाइज्ड पेमेंट्स, आईटी सेक्टर जो कि पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों के अंदर हमने देखा है कि काफी डाउन है, शायद उसको अपलिफ्ट करने के लिए इकोनॉमी में इस समय के ऊपर काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स देखी जा सकती हैं। फर्स्ट का स्टार लॉर्ड यहाँ पर केतु भी है, विच इज एब्रप्टिव प्लैनेट्स, विच सिंपली मींस रोड्स, हाईवेज, इंफ्रा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड रेलवे। ये यहाँ पर प्राइम फोकस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर चूंकि 12th हाउस के अंदर आ रहा है, आई थिंक बजट का जो मेन एलोकेशन होगा वो कहीं ना कहीं मेडिसिन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सैनिटेशंस के ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कुछ हाइलाइट्स हैं। एंड जुपिटर चूंकि 9th का भी लॉर्ड बनेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस मुझे टूरिज्म सेक्टर से भी हैं कि यहाँ पर एविएशन और टूरिज्म सेक्टर को लेके भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। कुल मिला के मिला जुला भी रह सकता है और बहुत बेहतर भी जा सकता है। मिला जुला रहेगा, बेहतर रहेगा, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहेंगी, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हम इस बजट के अंदर देखेंगे। मेरा अगला सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आयकर छूट में, इनकम टैक्स की छूट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, या कई सालों से इसको लेकर के हर बार जो चर्चा होती है, लेकिन हर बार सरकार को लगता है किसी ना किसी वजह से फैसला टाल देती है। तो आपको इस बार क्या लगता है कि इस पे कोई छूट मिलेगी या बढ़ेगी? आई डोंट थिंक कि कोई डायरेक्ट इंपैक्ट है, बिकॉज राहु इज देयर, सो एक मैनिपुलेटिव इफेक्ट है। इनडायरेक्ट रिलीफ लेकिन डेफिनेटली हमारे को मिलेगा, सिंस सेकंड लॉर्ड वीनस है और वो 11th में प्लेस्ड है, तो वहां पर फाइनेंशियल गेन्स जो है वो गवर्नमेंट के फेवर्स में ज्यादा हैं। सो मे बी शायद ये बजट एक ऐसा होगा जहां पे गवर्नमेंट अपने फेवर्स के लिए कुछ डिसीजंस ले। यहाँ पे वीनस की कंजंक्शन हम देख रहे हैं कि सैटर्न के साथ में है, विच इज कॉल्ड लॉ। सो लॉ रिगार्डिंग फाइनेंस के अंदर गेन्स टू द गवर्नमेंट साइड विल बी देयर। सो आई डोंट बिलीव कि बहुत ज्यादा वहां पर रिलीफ होगा, मेकओवर हो सकता है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स वहां पर क्रिएट होंगे। सो ट्रेजरी हैज टू बी लुक फर्स्ट इन दिस बजट। दिस इज माय ओपिनियन। तो सर, मेरा दूसरा सवाल होगा कि मोदी सरकार महिलाओं को लेकर के जिस तरह के दावे करती है, या महिलाओं को लेकर जो सशक्तिकरण पर जोर है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार महिलाओं पे आधारित जो इकोनॉमी है उसको लेकर कहीं उनके कदम जो है कोई बढ़ावा मिलेगा, या ऐसे किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई असर दिखाई देगा?
डेफिनेटली, बिकॉज द सेवंथ लॉर्ड जो अपोजिशन पार्टी यानी जो पब्लिक है उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, वो सेकंड का भी लॉर्ड है और 11th के अंदर प्लेसमेंट है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वुमेन्स की एम्पावरमेंट्स को लेके, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर आएगा। मनी मैटर्स के अंदर, टैक्स मैटर्स के अंदर विमेंस को बेनिफिट मिलेगा, एंड स्पेशली सिंस केतु इज देयर, आई बिलीव जो डिस्ट्रेस क्लास है अमंग द वुमेन और जो वर्किंग क्लास है अमंग द वुमेन, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फ्रॉम दिस बजट। तो आने वाला जो बजट है महिलाओं के लिए इकोनॉमी, उस पे अर्थव्यवस्था देखी जाए तो बेटर होगा। यस, ट्रू। मेरा अगला सवाल होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का अपना ही एक बड़ा रोल है। इसको लेकर तरह तरह की प्रयास भी लगाए जाते हैं। सरकार नए जो घर खरीद रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि कुछ नई घोषणा ऐसा कुछ कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि इस बार का जो बजट का जो भी पिटारा होगा उसमें कुल रियल एस्टेट को लेकर के कुछ नया निकल के सामने आएगा? डेफिनेटली बिकॉज द हाउस ऑफ फाइनेंस, दैट इज द सेकंड हाउस, वहां पर कनेक्शन है मून और मार्स का, और मून वहां पे फोर्थ का लॉर्ड जो कि भूमि का लॉर्ड होता है, इंफ्रा का लॉर्ड होता है, बनकर उभरा है, और मार्स वहां पर उसका सिग्निफिकेटर होता है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज को लेकर, रियल एसेट्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, और जैसा कि मैंने आपको कहा था हाईवेज को लेकर, यहां पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं है, ये टैक्सेशन मैटर्स के लिए भी इसकी इंप्लीकेशंस होंगी। तो डेफिनेटली जो बजट की रेलोकेशन होगी वो कहीं ना कहीं इंफ्रा एसेट क्लास के साथ जरूर ही जुड़ी हुई होगी। तो रियल एस्टेट वालों के लिए तो ये खुशखबरी बहुत बड़ी कि उनके लिए जो आने वाला बजट है बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अगले सवाल होगा मेरा कि किसानों की आय को लेकर लगातार जो बातें होती आई है, मोदी सरकार किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ाने को, लगातार उसमें आय बढ़ाने में लगी रही है। साथ ही कोई ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि जिसमें जीवन स्तर का जो उनकी शैली है उसमें कुछ काम आए, या फिर आपको ये लगे कि क्या किसानों के लिए कुछ ऐसा खास होगा? डेफिनेटली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, और उसके कुछ लैमोर रीजंस हैं। देखिए, जो 9th और 10th का और 11th का जो संबंध है वो सैटर्न के माध्यम से जुड़ा है, और सैटर्न राजयोग कारका बन के 11th हाउस के अंदर आया है। तो नेचुरली डेफिनेटली जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, हमारे किसान भाई हैं, या ऐसी क्लास जिसके ऊपर की हमारे गवर्नमेंट के बेनिफिट सबसे कम स्तर पर पहुंचते हैं, उस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली कुछ लॉज सामने आने चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल कुछ इक्वेशंस बननी चाहिए, और इसकी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि सैटर्न मेरे को 11th के अंदर नजर आता है जिस समय के ऊपर ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। सो डेफिनेटली यहां पर मेरे को लगता है कि ये लो इनकम ग्रुप को मैक्सिमम टेक अवे मिलेगा, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। चलिए सर, आगे मेरा जो सवाल है आपसे कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था में मंदी रहेगी या तेजी, इसको लेके अर्थशास्त्रियों के मत अलग अलग हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारा डेफिसिट घाटा बढ़ रहा है, और जीडीपी में हमारे को एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। तो उस चीज को देखते हुए जो मोदी सरकार के प्रयास हैं वो काफी अच्छे नजर आए हैं। और इस साल भी चूंकि जब ये बजट की अनाउंसमेंट हो रही है तो कुछ चीजें हैं जहां पर, जिनके मेजरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है डाटा प्रूवन की जो हमारी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारी लो होना चाहिए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ अनफेवरेबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग द इकोनॉमी एट द इनिशियल स्टेज आनी चाहिए, मे बी अप टू मार्च और मे। और मार्च और मई का पीरियड गुजर जाने के बाद यहाँ पर बाजारों के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो हमारा सेकंड क्वार्टर जो आएगा वहां पर हम बाजारों के अंदर उस तेजी को महसूस कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जुपिटर 12th के अंदर है, तो ये तो बात बिल्कुल पक्का है कि फिजिकल डेफिसिट को काट पाना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स कहीं पर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये जुपिटर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है कि वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए काफी बढ़ सकता है। और इसमें एक बात समझने वाली ये भी होगी कि गवर्नमेंट जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स के बारे में, स्टेट ओन्ड कंपनीज, स्टील प्लांट्स, इंफ्रा आदि के बारे में जो लिमिटेड मूव्स अभी तक ले पाई है 2022 में, जो बहुत डिसइन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाए हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में गवर्नमेंट सीरियसली शायद इस टर्म के अंदर उसको फिनिश करने की तरफ से जाएगी। मोर ऑफ द सेल एसेट्स विल बी देयर इन द कमिंग टाइम ऑफ दिस ईयर। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की जो गति बरकरार रहेगी या इसमें भी कोई झटका लग सकता है? जैसे कि दुनिया में मंदी की जो आहट चल रही है इस दौरान, भारत का प्रदर्शन उसमें कैसा रहने वाला है? हमारे रोजगार के जैसे मुद्दे हैं
उनको लेकर के भी काफी बातें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार इस बजट में ऐसा क्या होगा? हमारा मेरे हिसाब से जो ध्यान होगा वो इस समय के ऊपर इंफ्रा इंडस्ट्री की अपलिफ्टमेंट, ऑटो इंडस्ट्री की अपलिफ्टमेंट और आईटी इंडस्ट्री की अपलिफ्टमेंट के माध्यम से होगा। और यहाँ पे मरकरी की 9th प्लेसमेंट जो है ये इसके टर्न अराउंड इन सेक्टर्स के अंदर हमारे को देखना को मिलेगा। गवर्नमेंट बिजनेस और एग्रीकल्चरल सेक्टर को मेनली प्रमोट करेगी और मरकरी जो कि 9th का स्टेप्स है उसको कभी कुछ और स्टेप्स चाहिए होंगे जो कि हमारे सर्विस सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर को आगे प्रोत्साहन करने के लिए। तो इन्हीं माध्यम से मुझे लगता है कि सरकार अपनी रोजगार नीति को भी प्लान करेगी और बिजनेस को ग्रोथ देके रोजगार को भी डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा और वहां पर हम अपनी बेरोजगारी से, इन्फ्लेशन से कुछ छुटकारा पा पाएंगे। ये वाला बजट इंडियन इकोनॉमी में भी बेनिफिशियल है। Yes, it is a very important budget and we must have to see how the Finance Minister Sitaraman presents it and how industry किस तरीके से उसको हाथों हाथ लेती है, maybe after some time. अगला सवाल मेरा ये होगा, क्या भारत में केंद्रीय बजट रोजगार के मोर्चे पर आपको क्या लगता है कि इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी? और क्या इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पे कहीं इस चीज की जो असर दिखाई देगा इस बात को लेकर? जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि डेफिनेटली हमारे पास जो हमारी सबसे बड़ी सेक्टर की खूबसूरती होगी वो कंज्यूमर के माध्यम से होगी। इस बजट के अंदर मुझे लगता है कि जो हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को बेनिफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली जब कंज्यूमर को बेनिफिट्स होंगे उनके पास लिक्विडिटी अधिक होगी क्योंकि वीनस बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आया है, यानी उनके पास खर्चने के लिए अधिक से अधिक पैसा होगा। और गवर्नमेंट की नीतियां जो कि इंफ्रा में, ऑटो में, आईटी के अंदर, डिजिटलाइजेशन के अंदर आ रही है उससे डेफिनेटली हमारे पास रोजगार बढ़ेगा, इन्फ्लेशन डाउन होगा, जीडीपी के अंदर ग्रोथ आएगी और जो ग्रोथ पिछले 5 साल से हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं मुझे लगता है इस साल भी हम उसको देख पाएंगे। जी, तो मतलब कुल मिलाकर के जो आने वाला बजट है इकोनॉमिक तौर से भी, किसानों को लेकर के भी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी, रियल एस्टेट को लेकर के भी ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। यस, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल बजट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साथ आचार्य अनुज, जिन्होंने हमें आने वाले बजट के बारे में बताया कि किस तरह की अर्थव्यवस्था रहेगी और बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक।